नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे सजे हुए बेड पर बिठा दिया गया। मैं घूंघट ओढ़े उसी तरह अपने पति का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब वे कमरे में आए तो मैंने उन्हें देखा। मेरे पति बहुत ही हैंडसम और नौजवान इंसान थे। उन्हें देखते ही कोई भी लड़की उन पर मोहित हो सकती थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी जो मेरे पति के पीछे पर खड़ा था। उसे देखते ही मैं सिहर गई। ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं था कि एक दुल्हन के कमरे में उसके पति के अलावा कोई और आदमी भी आ जाए। लेकिन मेरा पति शायद उसे खुद ही अपने साथ लेकर आया था। देखा कि उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, उस आंखों में लालिमा थी और उसका हुलिया बहुत अजीब था। उसे देखते ही मैं डर गई। फिर भी मुझे पूरा यकीन था कि मेरे माँ पापा ने मेरी शादी सोच समझकर ही की होगी। किसी ऐसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं की होगी जो अपनी पत्नी की इज्जत की हिफाजत न कर सके। हमारी अरेंज मैरिज थी, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी रही। तभी वह आदमी नीचे झुका। उसने बेड के नीचे अंडों की एक ट्रे रख दी। घूंघट के नीचे से ही मैंने उसे ट्रे रखते हुए देख लिया था। मैं हैरान रह गई कि भला बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने की चीज होते हैं। लेकिन आज ससुराल में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मैं किसी तरह की बहस या झगड़ा नहीं चाहती थी और चुपचाप सब कुछ देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे पति के कान में कुछ कहा और कमरे से चला गया। मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि उसकी डरावनी नजरों से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके जाने के बाद मैं थोड़ा सीधी होकर बैठ गई। मुझे लगा कि अब मेरे पति मुझसे कुछ मीठी बातें करेंगे और मेरा हाल चाल पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं और कहने लगे, सुनो, मुझे बहुत नींद आ रही, तुम भी अपने कपड़े बदलकर आराम से सो जाओ। शादी की थकान ने तुम्हें भी परेशान कर दिया होगा। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी। जिस आदमी के लिए एक औरत इतना सस्ती संवरती है, इतने सपने बुनती है, अगर वही पति उसकी एक बार भी तारीफ न करे तो दुल्हन का दिल टूट जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने हिम्मत करके कहा, रोहन, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मेरी बात सुनकर रोहन जोर से हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं, दिल तो टूट गया तो फिर जुड़ भी जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, बेड के नीचे रखे हुए अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटे तो जुड़ जाता है, लेकिन अंडे टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ते। वैसे मैंने सुना है कि औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। यह कहकर वह फिर हंसने लगा और सोने के अंदाज में बोला, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें मेरे कमरे में नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो मेरी मम्मी के कमरे में होना चाहिए था। मैंने अपनी मम्मी से कहा भी था। लगता है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने हैरानी से पूछा, आपने क्या कहा था? रोहन बोला, मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि 30 दिन तक इसे मेरे कमरे में मत रखना। यह सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। फिर वह बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ न देखूं। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। और हाँ, कल से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरे मम्मी के कमरे में रहोगी। यह तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्मीद है तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि तुम सीधी सादी और शर्मीली लड़की हो। तुम्हें बेशर्म लड़कियों की तरह अपने पति के साथ रहने की जिद नहीं करोगी। अपने पति की ये अजीब बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि भला पति के साथ रहना भी कोई बेशर्मी होती है क्या? लेकिन मेरे पति की सोच बहुत पुराने जमाने की लग रही थी। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर यह सोचकर चुप हो गई कि शायद मेरी कोई बात वह सुनना ही न चाहे। मैं चुपचाप बैठी रही और फिर बिस्तर पर लेट गई। मैंने सोचा हो सकता है समय के साथ सब ठीक हो जाए। मन ही मन तय किया कि सुबह उठकर अपनी सास से बात करूंगी। शायद इस समस्या को कोई समाधान उनके पास हो। रोहन का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरी सास मुझे समझा सके कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मेरी सास ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास मुस्कुराते हुए खड़ी थी। वे बोली, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? उम्मीद है कि तुम अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर चुकी होगी। उनकी बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके गले लग गई और रोते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
आपके बेटे ने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। उल्टा उन्होंने तो मुझे यही कहा कि तुम मम्मी के कमरे में रहो। भला यह कौन सा रिवाज है? हमारे यहाँ तो शादी होते ही दुल्हन अपने पति के साथ ही रहती है। मैं नहीं जानती कि मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है कि पत्नी अपने पति के साथ ही रहती है। मगर मेरा पति तो अजीब गरीब बातें कर रहा है। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा एकदम बदल गया। वे मुझ पर तरस खाने की बजाय गुस्से में बोली, अरे कैसी पत्नी हो तुम? अपने पति को पहली रात में भी वश में नहीं कर सकी? अरे औरत तो वह चीज है जिसके सामने पत्थर का दिल रखने वाला आदमी भी पिघल जाता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अपने ही मौज मस्ती में रहती है, दुनियादारी की कोई फिक्र ही नहीं होती। तुम्हें तो अपना घर बसाना भी नहीं आता। अरे हमें देखो, हमने तो पहली ही रात अपने पति की इतनी सेवा की थी कि वे हमारे मुरीद हो गए थे। खैर, अब क्या किया जा सकता है? रोहन ने कह दिया है कि तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, तो अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ मर्दों की ही चलती है। मर्द चाहे उम्र में कितने ही छोटे क्यों न हो, औरतों को हमेशा उनकी बात माननी पड़ती है। अब तुम मेरे कमरे में ही रहोगी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने तो तुम्हें पूरा मौका दिया था, लेकिन तुमने वह मौका गवा दिया। मेरी सास इस तरह बातें कर रही थी जैसे उनका बेटा कोई महाराजा हो और हम सब उनकी बंदियां हो। मैं मन ही मन यही सब सोच रही थी कि तभी मेरी सास बोली, हाँ, मैं तुम लोगों के लिए इतना जरूर कर सकती हूँ कि मेरा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हूँ और रोहन के बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। इस तरह तुम दोनों आपस में थोड़ा समय बिता सकोगे। नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है। मुझे अपनी सास की यह बात कुछ हद तक अच्छी लगी। मैंने सोचा, चलो इस तरह मैं रोहन के सामने तो रहूंगी। शायद रोहन मुझे देखेगा तो उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। मेरे ससुराल में वैसे भी सब लोग अजीब थे। ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में ही रहते थे। मैं भी धीरे धीरे ससुराल के तौर तरीके सीखने लगी और ज्यादातर समय अपनी सास के कमरे में ही रहती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस रात मैं अपनी सास के कमरे में लेटी हुई थी। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी मुझे लगा जैसे बाहर गेट पर कोई आहट हुई हो। मैं उठकर खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखा। तभी मैंने देखा कि रोहन घर के बाहर से अंदर आ रहे थे। लेकिन यह देखकर तो मेरे सिर पर जैसे आसमान ही गिर पड़ा कि उनके साथ एक लड़की भी थी। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, चमकदार आंखें, गोरा रंग और बेहद आकर्षक चेहरा था। उसने बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे पीछे वही आदमी था जो उस दिन मेरी सुहाग रात वाले कमरे में मेरे पति के साथ आया था। उसे देखकर मुझे फिर से डर लगने लगा। उसकी शक्ल बहुत अजीब थी। आंखों में काली सी लाली, चेहरे पर लंबी दाढ़ी दाढ़ी मूछें और बहुत ही डरावना रूप था। उसे देखकर मेरे मन में फिर वही घबराहट भर गई। तभी मेरे मन में यह ख्याल आया कि आखिर वह इस लड़की को घर में लेकर क्यों आया है। सबसे पहला ख्याल जो मेरे मन में आया वह यह था कि कहीं रोहन इससे शादी तो नहीं करने जा रहा। अब तक रोहन ने मुझसे कोई ढंग से बात नहीं की थी। वह हमेशा मुझे नजरअंदाज कर देता था। मैं उसके सामने आ जाती तो भी वह मुझे देखे बिना ही आगे बढ़ जाता। लेकिन उस समय मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं रोहन को ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी इजाजत के बिना वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से की हालत में मैं रोहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। रोहन ने मुझे अपने सामने से हटाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ना चाहा। मैंने पीछे से आवाज दी, रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन रोहन ने मेरी तरफ बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में चला गया और उसके साथ वह लड़की और वह आदमी भी कमरे में चले गए। मैं भी रोहन के पीछे पीछे कमरे में जाने लगी, लेकिन रोहन ने मुझे बाहर धक्का देकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे के बाहर से ही कहा, रोहन, तुम यह गलत कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की के साथ अंदर कमरे में क्या कर रहे हो? इस बार रोहन ने मेरी बात का जवाब दिया। वह बोला,
तुम बेवकूफ़ हो। मैं इस लड़की के साथ कमरे में अकेला नहीं हूँ। यह बाबा जी भी तो मेरे साथ कमरे में हैं। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। रोहन की बात सुनकर मैं और गुस्से में आ गई। मैंने कहा, रोहन, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। मैं तुम्हारे इरादे भांप चुकी हूँ। तुम जरूर इस लड़की से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुमने मुझसे शादी की है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारी शादी को अभी कितने दिन ही हुए हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ यह सब करना था तो फिर मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? इस लड़की से पहले ही शादी कर लेते। लेकिन अब जब मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है तो मैं इस घर में सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी शादी दूसरी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर रोहन ने दरवाजा खोला और मैं सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, पत्नी जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रोहन की बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम वह रिश्ते को निभाने की बात तो कर रहा था। लेकिन मेरा ध्यान फिर उस लड़की पर जाकर अटक गया कि वह इस घर में क्या कर रही है। फिर मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी। वह सामने ही खड़ा मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसकी उन डरावनी नज़रों से मुझे झुरझुरी सी आ गई। तभी रोहन थोड़ा गुस्से में बोला, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मेरे पति की बात करने के अंदाज में बिल्कुल भी अपनापन नहीं था। वह बहुत ही कठोरता से बात करता था। लेकिन अब तो मुझे रोहन के इस तरह बात करने की आदत पड़ गई थी। हमारी शादी को कई महीने हो चुके थे और इन महीनों में रोहन ने मुझसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की थी। मैंने रोहन से ज्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। रोहन की बातों से इतना तो समझ में आ गया था कि वह उस लड़की से शादी नहीं करने वाला। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं रोहन उस लड़की को घर क्यों लाया है। रोहन ने दरवाजा बंद कर लिया था। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरी सास गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है रोहन सीधे रास्ते पर आ जाए। कुछ तो था जो वह मुझसे छिपा रहा था, लेकिन क्या छिपा रहा था वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सुबह उठकर मैंने खुद को अच्छे से तैयार किया। मैंने सोचा कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोहन के पास रहने की कोशिश करूंगी। यही सोचकर मैं अच्छे से तैयार होकर रोहन के कमरे में चली गई। लेकिन यह क्या, कमरे की हालत देखकर तो मैं दंग रह गई। पूरा कमरा टोने टोटके के सामान से भरा पड़ा था। वह बाबा अभी भी वहीं मौजूद था और मुझे देखते ही रोहन पहले तो हड़बड़ा गया। फिर वह गुस्से में मेरे पास आकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना मेरे कमरे में आने के लिए। जाओ यहाँ से। रोहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर निकालना चाहा, लेकिन मैं वहाँ से नहीं हटी। मैं वहीं खड़ी रही और गुस्से में बोली, रोहन, यह तुम सब क्या कर रहे हो? तुम जरूर कुछ गलत काम कर रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हें यह सब कुछ नहीं करने दूंगी। तुम इन ढोंगी बाबाओं को नहीं जानते, लेकिन इन बाबाओं को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं तुम्हें इनके झांसे में नहीं आने दूंगी। मैंने गुस्से भरी निगाह उस बाबा पर डाली। उस बाबा ने भी मुझे बहुत ही डरावनी नज़रों से देखा। एक पल के लिए तो मैं सहम गई, लेकिन फिर अपने इरादों पर डटी रही और रोहन को समझाते हुए बोली, रोहन, चलो यहाँ से। यह सब करना बंद करो। यह अंधविश्वास है। जो भी तुम कर रहे हो वह गलत है। लेकिन रोहन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रोहन ने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो हर रोज का सिलसिला बन गया था। रोहन रोज एक लड़की को लेकर आता था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सारी लड़कियां शादीशुदा ही होती थी। मुझे हैरानी हुई कि भला रोहन शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों लाता है। जब भी रोहन लड़कियों को लाता, वह बाबा भी उसके साथ जरूर होता। रोहन यह सब अपनी माँ से छिपकर करता था। जब भी मेरी सास सो जाती, तभी रोहन लड़कियों को घर लाता था। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की तो वह कहने लगी कि रोहन शादी के लिए तैयार नहीं था। मैंने ही जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। मुझे लगा था कि रोहन
शादी के झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसीलिए शादी से भाग रहा है। मैंने सोचा था कि शादी होने के बाद वह खुद ही अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा, लेकिन उसने तो तुम्हें पहली रात को ही कमरे से निकाल दिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों के बीच शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो जाए। मैं अपनी सास को लड़कियों वाली बात बताते बताते रुक गई। मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें यह सब बता दूंगी तो हो सकता है कि वे रोहन से इस बारे में बात कर लें और रोहन चौकन्ना हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि रोहन चौकन्ना हो जाए, क्योंकि मैं उसके सच को जानना चाहती थी। आगे वह यह सब क्या कर रहा है, यह सब पता लगाना चाहती थी, और इसका एक ही तरीका था कि रोहन को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ को उसकी हरकतों के बारे में पता है। नहीं तो हो सकता है कि वह लड़कियों को घर लाने की बजाय कहीं और ले जाना शुरू कर दे। अगली रात जब मेरी सास गहरी नींद में चली गई तो मैं चुपके से उठकर रोहन के कमरे में आ गई। रोहन के आने का समय नहीं हुआ था, उसके आने में अभी 5 मिनट थे। मैं कमरे में एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गई जहां से मुझे मेरा पूरा कमरा दिखाई दे सकता था, लेकिन रोहन मुझे नहीं दिख सकता था। अभी मुझे बैठे 5 मिनट ही हुए थे कि तब मुझे बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। वह रोहन था और वह अजीब सा बाबा भी उसके साथ था। जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि आज कोई औरत उनके साथ नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने सोचा कि सारी मेहनत बेकार चली गई, लेकिन तभी मुझे उस बाबा की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, रोहन, तुम्हें अपनी पत्नी का कुछ करना पड़ेगा। अगर वह ऐसे ही हमारे काम में टांग अड़ाती रही तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। नया नया धंधा जमा है और बहुत अच्छा चल भी रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अगर बीच में आती रही तो धंधा खत्म होने में देर नहीं लगेगी। मैं सदमे की हालत में चुपचाप बैठी थी। मैं सोच रही थी कि यह लोग किस धंधे की बात कर रहे हैं। तभी मैंने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला। मैंने उसे पहले ही वाइब्रेशन मोड पर कर रखा था। मैंने उसका कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रोहन बहुत ही गंदी हंसी हंसते हुए बोला, उस औरत की क्या मजाल है जो मेरे काम में टांग अड़ाए। 1 मिनट में उसे घर से निकाल दूंगा। वह तो मैं अपनी माँ की वजह से चुप हूँ, नहीं तो उसे कब का घर से निकाल चुका होता। रोहन की बातें सुनकर मेरे दिमाग की नसें जैसे फटने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो अपने माँ बाप की आज्ञा पर सिर झुका दिया था। मैंने सोचा था कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो लड़का पसंद किया है वह अच्छा ही होगा, लेकिन मेरी किस्मत में एक धोखेबाज इंसान लिखा था। कुछ देर तक दोनों के बीच बातें चलती रही। वे आपस में ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि मुझे अपने कानों में उंगलियां डालने का मन करने लगा। रोहन कितना गिरा हुआ इंसान था, वह औरतों को अपने पैरों की जुती समझता था। थोड़ी देर बाद रोहन उस बाबा को छोड़ने के लिए गेट तक गया और मेरे पास यही मौका था। मैं जल्दी से वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब मुझे क्या करना है। मुझे यह तो नहीं पता था कि रोहन उन औरतों के साथ क्या करता था, लेकिन इतना जरूर समझ आ गई थी कि वह जरूर कुछ गलत काम कर रहा था। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने रात की बनाई हुई वीडियो सीधे इंस्पेक्टर को दिखाई और कहा कि मुझे शक है कि मेरा पति कोई गैर कानूनी काम करता है। अगर आप मेरी मदद करें तो एक मुजरिम को पकड़वाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसे उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस वाले मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनसे कहा, जैसे ही कल रोहन और वह बाबा घर आएंगे मैं आपको फोन कर दूंगी। आप तुरंत आ जाना और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेना। मैं घर आ गई। जैसे तैसे करके पूरा दिन कट गया और फिर रात हो गई। मेरी सास सोने के लिए कमरे में चली गई। अभी उन्हें सोए 5-10 मिनट ही हुए थे कि तभी रोहन आ गया। आज उसके साथ एक औरत भी थी। जैसे ही वे तीनों कमरे में गए मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और हमारे घर पर दबिश दे दी। मैंने रोहन के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। पुलिस वाले गेट खुलवाकर अंदर गए और उन तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। सच सामने आ ही गया। रोहन ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह और वह बाबा मिलकर 5 औरतों को झांसा देते थे कि उनके पास
एक ऐसा टोटका है जिससे बांझ औरतें मां बन सकती है। रोहन और वह बाबा मिलकर उन औरतों का नाजायज फायदा उठाते थे और वे औरतें बच्चे के लालच में आकर कुछ भी विरोध नहीं करती थी। वे दोनों पर अपना सब कुछ लुटाकर इस विश्वास के साथ चली जाती थी कि अब वह मां बन जाएगी। दिखावे के लिए रोहन उन औरतों के साथ कुछ टोटके भी करता था ताकि औरतों को शक ना हो। वह जो अंडे मेरे बेड के नीचे रखे रहते थे, उन्हीं अंडों पर कुछ मंत्र पढ़कर उन औरतों को पिलाया करता था। मंत्र पढ़ने का काम वह बाबा करता था और औरतों से कहता था कि जादुई अंडा पीने के बाद तुम मां बन जाओगे। औरतें खुशी खुशी वह अंडा पी लेती थी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। जब मेरी सास को यह सब पता चला तो वह बहुत रोई, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी सास को माफ कर दिया क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह अनजाने में किया था। मेरे मम्मी पापा मुझे अपने घर ले गए। दुख तो इस बात का था कि मुझे जीवन साथी ऐसा मिला जो एक मुजरिम निकला, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरे कारण आगे कई औरतें बर्बाद होने से बच गई। मैंने रोहन से तलाक ले लिया और अब अपनी जिंदगी में कुछ करने का फैसला किया है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे ढोंगी बाबाओं के झांसे में मत पड़िए। अगर कोई परेशानी हो या कोई बीमारी है तो डॉक्टर से इलाज करवाइए। बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। यह सब अंधविश्वास होता है। जादू टोना और टोटका कुछ नहीं होता। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।